हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रेप विद अस पीवाईक्यूएस हिंदी एमसीक्यूज पार्ट 1, जिसमें हम बात करने वाले हैं वर्णमाला चैप्टर के लगभग 50 एमसीक्यूज। ये पार्ट 1 है, इसके आगे भी और सारे एमसीक्यूज आएंगे। ये सारे एमसीक्यूज जो हैं वो पीवाईक्यू बेस्ड हैं। जैसा कि आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट और आरओ का एग्जाम आ रहा है, तो उस एग्जाम में किस तरीके की हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आपने कई सारे चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे, अब बारी आती है उनके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की। तो आप उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, इस सीरीज से कंटिन्यूसली जुड़े रहें, इस सीरीज़ को कंटिन्यूसली देखें आप, और लाइक करें चैनल को, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जो भी मैं आगे की वीडियोस डालने वाला हूँ आपको अपडेट मिलती रहे। ये क्वेश्चंस आपको एक बूस्टर की तरह काम करेंगे, तो इसीलिए आप इस सीरीज़ को जरूर देखें। 100% आपको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इन क्वेश्चंस का ऐसा नहीं है किसी एक बुक से मैं सारे क्वेश्चंस उठा के आपको दिखा रहा हूँ। ये कई सारे मल्टीपल बुक्स के पीवाईक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जहाँ से मैंने पिक करके आपके लिए पूरा एक कलेक्शन जो है तैयार किया हुआ है। ठीक है, तो आगे हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं। ठीक है, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं। यहाँ पे आपको आंसर पहले ही लगा हुआ मिल गया होगा। तो ये ई, ए, ओ और औ, ये जो है आपके क्या हैं, दीर्घ में आते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा, स्वर दो तरीके के होते हैं, लघु स्वर और दीर्घ स्वर, जिसको हर्ष स्वर भी बोलते हैं लघु स्वर को। और ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा था किस समूह के स्वर जो है वो आपके सारे क्या हैं, दीर्घ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए आपके सामने है, किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो ये आपको बताना है कि मूर्धा जो है वो किस समूह के उच्चारण स्थान के अंतर्गत आता है। तो मूर्धा उच्चारण स्थान जो है वो आपका होता है शा, रिर, टा और ठा। ये आपका क्या होता है, मूर्धा उच्चारण स्थान होता है। ये यूपी ट्रिपल सी एएसओ 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है रिसेंटली आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से का वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कि का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो कंठ होता है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। इस सीक्वेंस में आप याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर इसमें से कौन सा नहीं है। दीर्घ नहीं है तो मतलब कौन सा बताना है, लघु बताना है। तो लघु स्वर इसमें से कौन सा दिख रहा है आपको, सिंपल सा आपको एक ही दिख रहा है, ई, छुटी ई जिसको बोलते हैं हम। तो ये आपका क्या है, लघु है, तो यही दीर्घ नहीं हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शा का उच्चारण स्थान है, तो इसको हम षटकोण सा भी बोलते हैं। तो इस शा का उच्चारण स्थान कौन सा है ये पूछ रहा है। देखिए 3 शा होते हैं, आपने पढ़ा ही होगा। एक तो ये वाला सा जो दे रखा है, एक ये शा हो गया, और एक होता है सा। ठीक है, तो ये जो सा है ये आपका हो जाता है मूर्धा। ठीक है, ये मूर्धा में आ जाता है जो आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है। फिर आता है आपका बाकी के दोनों शा का उच्चारण स्थान। तो ये वाला शा जो है वो होता है दंत। ठीक है, ये कौन सा होता है, दंत। और उसके बाद ये जो शा होता है इसको हम बोलते हैं कौन सा, इसको बोलते हैं तालव्य शा या तालु। ठीक है, तो ये तीनों के उच्चारण स्थान आपको पता होना चाहिए, ये तीनों में कंफ्यूजन ज़्यादातर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यारा ला वा किस वर्ग के व्यंजन है। यारा ला वा जो है वो किस वर्ग के व्यंजन है ये आपको बताना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये आपने पढ़ा ही होगा। तो ये आपका है अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन में यारा ला वा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है। तो अंतःस्थ व्यंजन इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। तो अभी आपने पढ़ा है यारा लावा, ताकि ला जो है वो आपका किस में आ जाएगा, अंतःस्थ व्यंजन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य, मतलब कि कंठ तालव्य है इसमें से। तो ये आपको बताना है। अच्छा, कंठ तालव्य मतलब कि कंठ प्लस तालु दोनों को मिलाकर जो शब्द बोला जाए उसको हम कंठ तालव्य में बोलते हैं। उसका उच्चारण स्थान किसमें होगा, कंठ तालव्य में होगा। तो ये आपको बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर ए जो है वो कंठ तालव्य व्यंजन में आता है, सॉरी स्वर में आता है। नेक्स्ट है, अनुसार किसका कार्य करता है। अनुसार जो है वो किसका कार्य करता है, विसर्ग का कार्य करता है, पंचम वर्ण का कार्य करता है, चंद्रबिंदी का कार्य करता है, या स्वर का कार्य करता है। तो अनुसार क्या होता है ये आपको बताना है। तो अनुसार मतलब कि ये ऊपर जो बिंदी लगी होती है इसको हम अनुसार बोलते हैं। ठीक है, और जब किसी शब्द के आगे इस तरीके से 2 बिंदियां लग जाती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, विसर्ग। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि अनुसार जो है वो किसका कार्य करता है। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, इसमें से हो जाएगा आपका पंचमाक्षर। ठीक है, किसका कार्य करता है, पंचमाक्षर का। जैसे कि का वर्ग की बात करें तो का वर्ग के लास्ट में आपका ढा आता है, उसके आगे इस तरीके से तो बिंदी लगी होती है। ठीक है, पंचमाक्षर का कार्य करता है अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें कहते हैं। मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है, नाक से भी का मतलब क्या हो गया कि मुख से भी निकल रही और नाक से भी निकल रही, तो हम उसको क्या बोलते हैं ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जिन स्वरों में
हवा नाक से भी निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अनुनासिक स्वर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक स्वर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, संयुक्त स्वर नहीं है ये बताना है। तो ए, उ और ओ में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा बड़ू, मतलब कि जिसको ऊ बोलते हैं। तो ये आपका किस में आता है, संयुक्त स्वर में नहीं आता। बाकी संयुक्त स्वर में कौन कौन से आते हैं, ए आता है और ओ आता है। ठीक है, ये आपके किस में आते हैं, संयुक्त स्वर में आता है। और एक वर्ण जो होता है जिसको हम बोलते हैं अ, ये भी आपका किस में आता है, संयुक्त स्वर में आता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है। तो दंत नहीं है ये बताना है। तो दंत इसमें से कौन सा नहीं है, या जो है वो आपका क्या है, दंत नहीं है। तो ये आपको उच्चारण स्थान याद रखने पड़ेंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि सर मुझे वीडियो भी चाहिए पूरा, मतलब आप वर्णमाला चैप्टर को कवर कर दो, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप मेरे चैनल पर जाओ और मेरे चैनल पर 3 वीडियो कंटिन्यूसली पार्ट में पड़ी हुई हैं वर्णमाला चैप्टर, जिसमें मैंने कंप्लीट वर्णमाला चैप्टर आपको करवाया हुआ है और बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। जिस तरीके से मैंने उसको पढ़ाया है वो कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो किसी बुक का कॉपी नहीं है। वो पर्सनल नोट्स मैंने बनाए हैं अपने हिसाब से, आसानी से जिस चीज़ तरीके से समझा जा सके। तो आप वो जाके प्लेलिस्ट देखो, मतलब वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वर्णमाला चैप्टर के नाम से। 3 वीडियोस हैं वर्णमाला के नाम से, स्वर और व्यंजन फिर उच्चारण स्थान के नाम से। तो वहाँ पे आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वो वीडियो रहने वाली है। आप जाइए, विजिट करिए, एक बार पूरी वीडियो देखिए, फिर उसके बाद आप ये MCQ सीरीज करिए, तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। अच्छा देखिए, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा तो पक्का आप गलत कर दोगे, भले ही आपको आता हो। इसमें पूछ रहा है कि इसमें जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर करना है, जीव के भाग के आधार पर। मतलब कि जीव के भाग के आधार पर वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है, अग्रभाग, पश्चभाग, मध्य भाग। ठीक है, ये 3 आधार पर होता है। उसी में जो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा, तो अग्र, मध्य, पश्च होता है पर विवृत नहीं होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, पार्श्विक ध्वनि कौन सी है ये आपको बताना है। तो पार्श्विक ध्वनि होती है ला। ठीक है, ये होती है आपकी ला। नेक्स्ट है टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, टा वर्ग जो है वो उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है ये आपको बताना है। तो ये आपकी है मूर्धन्य। ठीक है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठी, ये मैंने बताया है, इसी क्वेश्चन में आप याद रख सकते हैं। अब वो वीडियो 100% देखिए, मैं बता रहा हूँ 100% गारंटी। वर्णमाला चैप्टर जितना टफ लगता है सभी को, वो उससे वीडियो को देखने के बाद आपको कहेंगे ये तो बहुत आसान है, उच्चारण स्थान बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर बताना है आपको कौन सा है। तो उसमें से दीर्घ स्वर आप देखिए कौन सा दिख रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, है ना, बता सकते हैं। तो ये ऊ तो लघु स्वर है, ए संयुक्त स्वर है, ओ भी संयुक्त स्वर में आता है। तो ये आपका दीर्घ स्वर कौन सा हो गया, ये वाला आंसर जो है वो आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चा छा झा यहाँ का उच्चारण स्थान होता है, बताइए। चा छा छा मतलब कि चा वर्ग पूछ रहा है एक तरीके से कि चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये तालु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली। अभी देखो आप कितने अच्छे से रिवीजन हो रहा है, आपने चैप्टर पढ़ा है, आपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपका रिवीजन होता है, आपको एक गैस लगता है कि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है प्रत्येक वर्ग का, ये आपका कहलाता है महाप्राण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है उच्चारण की दृष्टि से। तो ये आपका हो जाता है संप्रतक ध्वनि। ठीक है, संप्रतक ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है हिंदी भाषा में, तो ये आप बता सकते हैं। 11 जो है वो आपके क्या है, हर्ष स्वर हैं। ठीक है, 11 क्या है, हर्ष स्वर हैं। मैं सही बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, 11 हर्ष नहीं है, आपके 4 हर्ष स्वर हैं। कौन कौन से हैं, आ, ठीक है, और उसके बाद क्या आता है, ई, फिर ऊ, उसके बाद जेर, ये आपके किस में आते हैं, हर्ष स्वर में आते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या आता है, दीर्घ स्वर या ठीक है गुरु स्वर जिसको बोलते हैं। तो दीर्घ स्वर में आपको कौन कौन से आ जाएंगे, आ, ई,
ए और ओ, ठीक है, ये आपके किस में आ जाएंगे, दीर्घ स्वर में आ जाएंगे, और एक बचा हुआ डबल मात्रा वाला औ, ठीक है। थोड़ा सा लिखने में अच्छे से नहीं आ रहा होगा तो आप ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। तो ये आपके ह्रस्व स्वर हो गए। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 4, और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो गई, टोटल स्वर कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो ये टोटल कितने हो गए, 4 तो आपके लघु हो गए, और दीर्घ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 4 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो हम लिपि चिन्हों से मतलब ये होता है कि जिस भी लिपि का आप प्रयोग कर रहे हैं भाषा को लिखने के लिए, जैसे कि हिंदी भाषा को लिखने के लिए हम प्रयोग करते हैं हिंदी का, सॉरी देवनागरी लिपि का, ठीक है। तो हिंदी भाषा को लिखने के लिए हम प्रयोग करते हैं देवनागरी लिपि का। तो देवनागरी में जो हम अक्षर लिखते हैं, वर्णमाला के जो अक्षरों का प्रयोग करते हैं, का खा का गा, तो ये क्या है, ये लिपि चिन्ह है, ठीक है। और इन्हीं लिपि चिन्हों का जब एक क्रमबद्ध समूह बना दिया जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। सीक्वेंस, राइट सीक्वेंस होना चाहिए, ये नहीं कि का से पहले खा लिख दिया है या कोई आगे पीछे क्रम लिख दिया है। जब एक क्रम के हिसाब से लिखा जाएगा तो क्या कहलाएगा, वर्णमाला कहलाएगा। और ये वर्णमाला की परिभाषा भी हम बोल सकते हैं कि हम अगर पूछा जाए कि वर्णमाला क्या है तो आप बोल सकते हैं कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता, ठीक है। प्रयोग तो होता है पर स्वर में समावेशन नहीं किया जाता है। ये आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा कि हम उसको क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं। अयोगवाह में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है अनुस्वार जो ये है, और एक आता है विसर्ग जैसा कि ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, ये बताना है। तो तालव्य उच्चारण स्थान कौन सा है इसमें से, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके अपने आप को चेक कर सकते हैं। झा, झा जो है वो आपका क्या है, तालव्य उच्चारण स्थान में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ उच्चारण स्थान आपके ले रखे हैं कि कौन से वर्ग का उच्चारण स्थान किस में आता है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। और बाकी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है वर्णमाला के ऊपर, वो आप जाके देखिए। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए कि सर आगे भी हमें ऐसे कंटिन्यूसली चैप्टर्स की वीडियो चाहिए, तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। देखो ऐसा होता है कि हर चीज़ के लिए ना थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए होता है। अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको बेटर से बेटर कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा, क्योंकि मेरा मोटिव सिर्फ पैसे कमाना या अच्छी वीडियो या मार्केटिंग करना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस तरह से जितना मैं सीख पाया हूँ वो आप तक पहुँच जाए। बाकी पहुँचाने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत बेटर टीचर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हैं, पर दे आर डूइंग ओनली मार्केटिंग ताकि उनकी इंडस्ट्री बढ़ सके, ठीक है। आप जानते हैं कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में, सो मुझे उसके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं है। तो बैक टू द टॉपिक। तो पहला आपका दे रखा है कावर्ग, और साथ में ही आपको दे रखे हैं जिसको हम बोलते हैं स्वर, ठीक है। ये तो कावर्ग वाला भाई व्यंजन में आ जाता है, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। और यही कुछ स्वर भी दे रखे हैं, इनके भी उच्चारण स्थान होते हैं। तो आ हा और विसर्ग, ये भी आपका इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। फिर आता है चावर्ग, तो चावर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु। और अगर हम स्वर में बात करेंगे तो ई या और श, इनका भी उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। उसके बाद होता है टावर्ग, टावर्ग का होता है मूर्धन्य। मूर्धन्य में आपका स्वर में अगर हम बात करेंगे तो ऋण जो है वो किस में आता है, मूर्धन्य में आता है। रा मूर्धन्य में आता है, और शाह जो है वो मूर्धन्य में आता है षटकोण वाला, जैसे कि मैंने पीछे आपको एक क्वेश्चन में कराया भी। ये टेबल आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें, बहुत अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इसमें आपको स्वर और व्यंजन दोनों के उच्चारण स्थान एक जगह पे मिल गए, ठीक है। फिर तावर्ग, तारवर्ग जो है आपका दंत में आता है। ला और शा भी आपका दंत में आता है। आवर्ग ऊ और ऊ, इसका होता है ओष्ठ। फिर आता है ए होता है कंठ तालव्य। ओ और औ ये होता है कंठोष्ठ। वाह ये होता है आपका दंतोष्ठ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं। तो उसे हमने अभी बताया था आपको, ध्यान से अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात। अयोगवाह कहते हैं, जब अनुस्वार और विसर्ग दोनों के बारे में मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि इसको हम क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं स्वर तंत्रियों में, सघोष और अघोष, ठीक है। इसमें बांटा गया 2 भागों में बांटा गया है, एक बांटा गया है सघोष और एक बांटा गया है अघोष, ठीक है। सघोष में आपके सारे स्वर जो है वो किस में आते हैं,
सारे स्वर आपके स्वघोष में आते हैं, ठीक है। और स्वघोष में कौन कौन से स्वर आते हैं ये आप वीडियो में जाके देखिए, आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा, क्योंकि मैं अभी MCQ सीरीज करा रहा हूँ तो मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको कर सकता हूँ, पर थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से आप नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा इसको, ठीक है। तो सारे स्वर जो हैं वो आपके स्वघोष में आते हैं। बाकी प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा व्यंजन होता है स्वर में, मैं आपको जनरली थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, स्वघोष कहलाता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। चलिए आगे बात करते हैं। जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। देख रहे हैं आप कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। तो इसको हम बोलते हैं वत्सर्य, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वत्सर्य बोलते हैं। और वत्सर्य में कौन कौन से व्यंजन आते हैं ये आपको पता है, चलिए मैं बता देता हूँ। ये आपके आते हैं ना, ठीक है, वत्सर्य में आपका क्या कहता है, ना आता है, उसके बाद आपका आता है सा, फिर आता है रा, फिर आता है ला, तो ये आपके आते हैं वत्सर्य में, ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है, देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है, तो ये हो गया आपका ग्रीवा, ठीक है। ग्रीवा आपने नहीं पढ़ी होगी, बाकी ये तीनों पढ़े हैं, मूर्धन्य कंठ दंतोष्टी आपने पढ़े, तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते थे यहाँ पे, ठीक है, कि तीनों मैंने उच्चारण पढ़े हुए हैं, ग्रीवा ध्वनि नहीं पढ़ी है, तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा की सार्थक लघु इकाई किसे माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, सबसे छोटी इकाई कौन सी है, लेकिन कौन सी, सार्थक इकाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो सार्थक इकाई के बारे में जब बात करेगा तो शब्द है, वैसे आप बोलेंगे तो क्या है, ध्वनि, ठीक है, और लिखित रूप से वर्ण, समझ गए, तीनों में अंतर है। जब आपसे पूछेगा कि भाषा की लघुत्तम इकाई बताइए, तो आप ध्वनि बोल सकते हैं या वर्ण बोल सकते हैं, पर लिखित रूप से पूछेगा तो आप वर्ण बोलेंगे, लेकिन जब सार्थक रूप से पूछेगा तब आप शब्द बताएंगे। तीनों में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आप यहीं पे फंसते हैं, हिंदी डिफिकल्ट है नहीं, हिंदी डिफिकल्ट बन जाती है क्योंकि आप डिफरेंसेस नहीं समझ पाते। किस उच्चारण, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, ये आपको बताना है। अच्छा देखो, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और एक होता है प्लित स्वर। तो हर्ष स्वर में लगता है 1 मात्रा का समय, दीर्घ स्वर में लगता है 2 मात्रा का समय, प्लित स्वर में लगता है 3 मात्रा का समय। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि दीर्घ स्वर से भी अधिक समय जिसमें लगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम जाहिर सी बात है क्या बोलेंगे, प्लित स्वर बोलेंगे, क्योंकि उसमें 3 मात्रा का समय लग रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहे होंगे, मेरा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ रहा होगा, ओके। बाकी अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। क्वेश्चन ध्यान से समझें, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है, तो ये आपको बताना है, ये कहलाता है आपका वर्ण विच्छेद। मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जैसे कि हमने राम लिखा था, ठीक है, अब राम का हम वर्ण विच्छेद करें तो रा में आ, जहाँ मैंने बताया जहाँ पे स्वर होता है वहाँ पे क्या होता है आपका, जहाँ पे व्यंजन होता है वहाँ पे स्वर छिपा रहता है, जैसे रा में आ छिपा हुआ है और आगे नीचे आ जाएगा आपका हरद प्लस, ठीक है, माँ, माँ में भी आ छिपा हो। तो इस तरीके से जब आप वर्ण विच्छेद करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, तो वही आपका बोला, सॉरी वही आपका बोला कि वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना कहलाएगा आपका वर्ण विच्छेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं आपको ये बताना है। तो स्पर्शीय व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्शीय व्यंजन को हम क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। तो ये आपको हो जाते हैं 25, ठीक है, कितना हो जाएंगे 25, कैसे 25, एक लाइन में 5, इस तरीके से 5 लाइन होती है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो 25 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है, स्वर ए और ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो ये अभी आपने पीछे देखा था जब मैंने आपको टेबल दिखाई है, उसमें है कंठ तालव्य, ठीक है, कौन सा है, कंठ तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। अच्छा, ये शब्दकोश से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है, तो इसको एक वीडियो में मैं आपको कवर करवाने की कोशिश करूंगा। वैसे आपने जो मैंने वर्णमाला की वीडियो कराई है शायद उसमें ये कवर करा रखा होगा। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत ईजी होता है। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, तो का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देगा बताइए, छा दिखाई देगा। देखो छा क्या होता है, हमारा संयुक्त व्यंजन होता है, छा जो मिलके बनता है वो,
सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिखते नहीं बन रहा, का प्लस सा से मिलके बनता है, ठीक है, छा जिसको बोलते हैं। तो का और शा से मिलके बनता है छा, सा आगे भी रख सकते हो पीछे भी रख सकते हो। तो का वर्ण के बाद क्या आता है आपका, छा आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दे रखा है निम्न में दंत वर्ण कौन सा है, दंत वर्ण कौन सा है ये आपको बताना है। तो दंत वर्ण इसमें से कौन सा है, सा जो है वो आपका क्या है, दंत वर्ण है, ठीक है, सा आपका कौन सा है, दंत वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है, अनुनासिक वर्ण कौन सा है। तो अनुनासिक वर्ण कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे माँ जो है वो क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। देखिए जब भी किसी शब्द में माँ लगा होता है तो उसी को हम तोड़ के ऊपर बिंदी में बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर संविधान लिखा है तो संविधान का जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम लिखते हैं सा प्लस माँ, सम प्लस विधान, ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, सम प्लस विधान, इस तरीके से सम प्लस विधान, ठीक। तो ये जो माँ है जब इसका दोबारा से संयुक्त वर्ण करते हैं इसके, ये तो वर्ण विच्छेद हो गया, ठीक है। तो जब पुनः इसको लिखे जाएगा तो हो जाएगा संविधान, मेरी बात समझ रहे होंगे आप, ठीक है। तो हम ये जो माँ की बिंदी आई है इसको हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। तो ये अनुनासिक में आपका क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा, ठीक है, अनुनासिक में हो जाएगा आपका माँ वर्ण। अनुनासिक वर्ण कौन सा बोला जाता है, माँ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है, ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है आपका दंत से, ठीक है, कहाँ से होता है, दंत से। एक ही टेबल है उससे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्वरों का उच्चारण, स्वरों का उच्चारण व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है, बिना किसी की सहायता से होता है। तो आप बताइए स्वरों को बोलने के लिए किसी की सहायता की जरूरत पड़ती है क्या, स्वरों को बोलने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता की जरूरत पड़ती है, इसीलिए तो स्वरों की परिभाषा होती है स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, प्रत्यय और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका सघोष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है उनको क्या कहते हैं, ठीक है। मैंने अभी तीनों चीजें बताई थी आपको, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। एक मात्रा का समय लगता है ह्रस्व में, जब एक मात्रा से ज्यादा दो मात्रा का समय लगे तो वो समझ जाओ दीर्घ, और दीर्घ में दो मात्रा से ज्यादा का समय लगे तो वो प्लुत। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दो मात्रा का समय जिसमें लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, लघु बोलते हैं, सॉरी गुरु बोलते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, लघु मतलब ह्रस्व, ठीक है, लघु मतलब कि ह्रस्व जिसको बोलते हैं वो आपका लघु होता है, और उसके बाद इसमें यहाँ पे क्या होता है गुरु, जिसको हम दीर्घ बोलते हैं, ठीक है, गुरु को हम दीर्घ भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों में क्या स्थान है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका काकल्य। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो, बहुत इजी क्वेश्चन है। ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है, तो उसका स्थान है काकल्य। और काकल्य में कौन सा वर्ण आता है, हा वर्ण जो है वो आपका किसमें आता है, काकल्य में आता है, ठीक है। हा जो है किसमें आता है, काकल्य में आता है, ये उच्चारण स्थान में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है, स्वर का वर्गीकरण नहीं है मतलब कि स्वर में नहीं रखा जाता। तो द्वित्व व्यंजन जो है वो आपका स्वर में नहीं रखा जाता है, ठीक है। द्वित्व में दो वर्ण आते हैं, एक तो डा, ठीक है, इस तरीके से, और एक ढा से ढक्कन वाला, ये आपके क्या होते हैं, द्वित्व व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है ये आपको बताना है। तो मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है भाई, ये तो आप बता ही सकते हो, ओ क्या है यहाँ पे, संयुक्त तो है, ये दीर्घ है, ये दीर्घ है, ये दीर्घ है। ओ जो है वो आपका किस में आता है, संयुक्त में आता है, संयुक्त स्वरों में, ठीक है। ए आता है, ए आता है, ओ आता है और औ आता है, ये आपके किस में आते हैं, संयुक्त में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं आपको बताना है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सॉरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी ध्वनियाँ होती हैं,
ध्वनियों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है वर्णमाला में, स्वर और व्यंजन। ये दो ध्वनियाँ हैं ना, ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो स्वर ध्वनि और एक कौन सी? व्यंजन ध्वनि। व्यंजन ध्वनि वो जो स्वर की सहायता से बोली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये आपको बताना है कि मात्रा के आधार पर अगर बात की जाए तो स्वर कितने प्रकार के होंगे। तो बताइए भाई, मात्रा के आधार पर कितने प्रकार होंगे? दो प्रकार के होंगे, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। ठीक है। एक मात्रा लगेगी तो हर्ष स्वर, और दो मात्राएं लगेंगी तो दीर्घ स्वर, और दो से ज़्यादा लगेंगी तो प्लुत स्वर। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। तो अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में आपको कि जीवा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण तीन रूप से किया गया है, एक अग्र स्वर, एक पश्च स्वर और एक मध्य स्वर। मतलब अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, तीन क्रम में किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तीन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? सीधी सीधी परिभाषा लिखी हुई है, स्वर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ई, चा, छा, ज, या आदि का उच्चारण किससे होता है? ये आपको बताना है। तो इनका उच्चारण किससे होता है? इनका उच्चारण तालव्य से होता है। वो टेबल जो है वो आप अपनी कॉपी पे बना लें, उसको अच्छे से लर्न कर लें, दो चार बार लिख के प्रैक्टिस कर लें। वर्णमाला में ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके उच्चारण स्थान से ही बनते हैं। बाकी कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं तो कि मतलब मात्रा के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है और जीव के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं तो उनको आप अलग से तैयार कर सकते हैं। पर मोस्टली क्वेश्चन जो है वो उच्चारण स्थान से आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। जब एक से ज़्यादा वर्ण मिल जाएंगे, आप शायद कॉमन सेंस ही चीज़ है, एक से ज़्यादा मिल जाएंगे तो संयुक्त बन जाएंगे ना। ठीक है। और जब संयुक्त बन जाएंगे तो फिर इसका आंसर क्या आएगा? अब आप बताइए। एक से अधिक वर्णों के मेल, मतलब कि जहाँ पे वर्ण क्या है, एक से अधिक मिल रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? अब यहाँ पे देखो, अगर बोला जाता कि वर्णों के मेल, दो, एक या दो वर्णों के मेल से बने हुए शब्द को क्या कहते हैं? तो हम बोल देंगे संयुक्त स्वर या संयुक्त व्यंजन बोल देते हैं। और एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो आप ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे हमेशा क्वेश्चन में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अक्षर बोलेंगे। भाई किसी भी अक्षर को बनाने के लिए, जैसे कि राम लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? रा चाहिए, माँ चाहिए, और इसके बीच में अगर हम इसको और ज़्यादा संधि विच्छेद करेंगे तो रा के साथ में आ आया है, ठीक है, माँ के साथ में आ आया है, इस तरीके का विच्छेद करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बस यहीं तक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप अपना फीडबैक प्लीज़ ज़रूर दें, क्योंकि देखिए मैं अभी नया कंटेंट बना रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा बोलने में भी प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से थोड़ा सा आप उसको अवॉइड करिए। धीरे धीरे मैं उस चीज़ का हैबिचुअल हो जाऊँगा तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, कंटेंट में कोई कोताही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई बेकार कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं भले ही थोड़ा सा टाइम लेके वीडियो बना रहा हूँ पर अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें वीडियो को ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू।